अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को देखें तो इसको बाय स्कीम तबाह किया गया है। हम देखते हैं कि इस निज़ाम को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कर दिया गया है कि ये अपनी असल हकीकती और असल शक्ल खो बैठा है, और इसको जिस तरह लागू होना चाहिए था वो पाकिस्तान में नहीं लगा गया। और ये जो वजह है, इसकी वजह से लोगों को टैक्स का बोझ नज़र आ रहा है। आम आदमी जिस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए उसको भी टैक्स देना पड़ रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है इनडायरेक्ट टैक्स। सेल टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट सूरत में कॉस्ट का पार्ट बन गया है। अगर कोई आम आदमी जिसकी दस्तरस से कोई चीज़ दूर है और वो बड़ा वनरेबल है, वो भी वो सेल टैक्स दे के वो चीज़ ख़रीदता है, और एक वो शहरी जिसके पास अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी वही प्राइस पर चीज़ वो ख़रीद रहा होता है। तो इस तरह सेल टैक्स जो जब भी आप कंजम्पशन बेस्ड टैक्स लगाएंगे वो आम आदमी पे बोझ बनेगा, और यही बोझ जो है आवाम को परेशान कर बैठा हुआ है। अब अगर हम बिजली को देखें तो बिजली में अगर हम देखें जो डोमेस्टिक घरेलू सार्फिन हैं वो जो हैं उन पे सेल टैक्स भी लगता है, और सेल टैक्स जो है 18% उनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन गया है। क्योंकि सेल टैक्स लगता है क्योंकि आपने उसको एक रेवेन्यू मेजर बना लिया है। आपने कहा अगर हमें अपने बजट के लिए शॉर्टफॉल मिल रहा है तो यहाँ से हम उसको प्लग इन कर लें, जबकि आपको चाहिए ये था कि आपको कुछ ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए था जो आपके इलीट हैं, जो आपके वेल ऑफ लोग हैं, उनको उन पे जो टैक्स लगना चाहिए था उनको टैक्स पे करना चाहिए था, ताकि जो टैक्स निज़ाम की असल हकीकत है उसकी बुनियाद पे आम आदमी को फ़ायदा पहुंचता। और यही चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम स्ट्रगल कर रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, और पाकिस्तान कर्ज़ों पे और मराहत पे चल रहा है। इस चीज़ से जो अगर हमें छुटकारा लेना है तो हमें अपने टैक्स निज़ाम को रीविज़िट करना पड़ेगा। और रीविज़िट किस तरह करना पड़ेगा, वो उसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग का जो एक सैलाब है उसको रोकना चाहिए। वजह क्या है, क्या वजह है इसकी, ये सबको पता है। और उसके अलावा हमें एग्रीकल्चर इनकम पे बैठ के बड़े वाज़े अंदाज में एक रोड मैप डिसाइड करना पड़ेगा। अगर वो प्रोविंसेस के पास गए हैं, फेडरेशन उसको और प्रोविंसेस को बैठ के उसका एक टैक्स जो है उसको वज़ा करना पड़ेगा, किस तरह कलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस तरह टैक्स लगाया जाएगा। इस तरह ट्रेडिंग में पॉइंट ऑफ सेल एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर बिज़नेस बंद होता है तो बंद हो जाए, अगर कोई बिज़नेस चल नहीं रहा तो ना चले। क्योंकि अगर ये टैक्स निज़ाम सही तौर पर नहीं चला तो पाकिस्तान बंद हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं चलेगा। इसी तरह रियल एस्टेट पे जो है आपको काम इस तरह करना चाहिए कि आप उनको डॉक्यूमेंट करें, वो सेल ट्रांजैक्शन जो हैं उसका जो भी प्रीमियम है वो एक्सचेकर को भी जाए, उसका टैक्स की सूरत में एक्सचेकर को भी जाए। और यही चीज़ जो है नज़र नहीं आ रही। ये जब तक नज़र नहीं आएगी, जब तक क्लियर हेडेड पॉलिसी नहीं होगी, जिस वक्त तक रोड मैप एक नहीं होगा कि हमें टैक्स सही लगाना है और टैक्स सही कलेक्ट करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वो कोई भी हो, चाहे वो कितना इन्फ्लुएंशियल हो, उस पर टैक्स लगेगा। चाहे वो किसी लॉबी से बिलोंग करता हो, उस पर टैक्स लगेगा, और वो टैक्स कलेक्ट करके आम पाकिस्तानी पे खर्च किया जाएगा। हमें यह ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे, तो नहीं वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के मईशी हालात, महंगाई और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद, और उस पर बिजली का बिल और उस पर टैक्सेस, और इससे लोगों की कमर टूट गई है। अब ये हुकूमत को क्या चाहिए इस वक्त, लोगों को कैसे रिलीफ दिया जाता है, मईशत की क्या हालत है, इस पर बात करेंगे। पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आपसे बेहतर कोई इस पल्स को नहीं जान सकता जो माशी हालात चल रहे हैं, आपसे बेहतर इसका एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। और जिस तरह आप बिल्कुल ही मतलब एक सही तज़किया करते हैं, उस सूरत हाल में अब पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा हुआ है। आप क्या समझते हैं, इसको कहाँ से वापस देखें? ये मुल्क तो ये है, इसे हमें बचाना है, इसकी सर्वाइवल हमारी सर्वाइवल है, तो इसको किस तरह, चाहे लोग सुने ना सुने, हमें अपनी बात कहनी चाहिए कि किस तरह इसको वापस लेके आया जा सकता है, किस तरह आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है, किस तरह ये लोग जो परेशान हैं उनको कुछ सुकून मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल आपने सही बात की है। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि पहले हम ये तस्लीम कर लें कि जब से निगरान हुकूमत आई है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर पहले के मुकाबले में ज्यादा तेजी से गिरी है। इंटरबैंक और ग्रे मार्केट का फर्क ज्यादा तेजी से बढ़ा है। बिजली और पेट्रोल के नर्ख बढ़े हैं और सरमाए का फरार तेज हुआ है।
ये तो बिल्कुल सूरत हाल है। लेकिन ये कहना कि ये जी आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, सही नहीं है। जो 2 सितंबर का बिजनेस रिकॉर्डर का एडिटोरियल में ये कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि वजीर खजाना ने कुछ गैर मोहतात बयान दिए, जिसकी वजह से मायूसी बददिली भी फैली, सरमाए का फरार भी हुआ और रुपए की कदर गिरी। एहतियात से बयान देने चाहिए, जिम्मेदार पोजीशन है एक। लेकिन आपका बिल्कुल वाजह सवाल है, मैं ये अर्ज कर दूं, आईएमएफ की शराइत के बावजूद आज जो मईशत में तबाह बर्बादी है, तो मैं ये एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, और वो मेरा बयान ये है कि अगर निगरान हुकूमत सिर्फ एक काम करे कि जो कानून है उस पर अमल दरामद करे और आईएमएफ के साथ जो मुआहदात हैं उसकी पूरी तरह पाबंदी करे, बस, और कुछ नहीं हमें चाहिए। आइन और कायन की पाबंदी अगर की जाती है तो आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी लाई जा सकती है और पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के नरखों में कमी की जा सकती है। अच्छा सर, ये जो बयान है कि 2 महीने की हम 2 महीने में आप किस्तों में पेमेंट करें बिजली का बिल, ये किस तरह का बयान है? मजाक खेज, कैसे आईएमएफ इसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, अगर वो कर भी ले, मेरा कहना ये था, जो मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आईएमएफ के सामने आप जो रोना गाना कर रहे हैं, वो उन्होंने प्रोग्राम ही गलत पेश किया है। मैं अभी वही अर्ज करने वाला था, इनका प्रोग्राम ही गलत है। बात दरअसल ये थी कि इससे कोई, अगर आईएमएफ मान भी ले ना, तो ये मसले का हल नहीं है। देखिए ना, गरीब को आज नहीं ले, आप 2 महीने के बाद ले लें, ऐसे तो आप उसको बैंक से कर्जा दिला दें, ये तो वहां से भी दे देगा। मसला ये नहीं है। देखिए, मसला ये है कि अभी रुपए की कदर खुदा न खास्ता मजीद गिरेगी, बिजली के नर्ख मजीद बढ़ेंगे। तो मेरा जो जुमला है वो ये है, एक आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए आईएमएफ को की इजाजत से हम पेट्रोल और बिजली के नर्ख में कमी कर सकते हैं और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बेहतरी ला सकते हैं। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया है, ये वाहिद हल है, इसके अलावा कोई हल मुमकिन नहीं है। सर ये तो एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये आएगा कैसे? जी मैं उसी को, आप इजाजत देंगे तो बताऊंगा ना। जी प्लीज, जी प्लीज। देखिए मोहतरम, बात यह है कि 2019 में एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी जी, उसमें कानून बना था। अगर आप बिजनेस रिकॉर्डर 14 जून 2019 का निकाल लें, एफबीआर का एक बहुत बड़ा इश्तहार है, और वो कानूनी हैसियत है, वो ये है कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे टैक्स एमनेस्टी से, जिनके असासे मुल्क के अंदर हैं, हम उनके असासे जब्त कर लेंगे, नंबर 1, उनकी जायदादें जब्त कर लेंगे और उनको 7 साल जेल, ये लिखा हुआ है, ये कानून मौजूद है। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जी आप जेल मत भेजें किसी को भी, ना आप किसी के असासे जब्त करें, ना जायदादें जब्त करें, ना कुर्की करें। सिर्फ ये कर दें कि एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसी समझदार सीनियर आदमी को बैठा दें, वो एफबीआर के साथ लगा रहे रोजाना के बेसिस पर। देखिए, आपके इल्म में है, आप जानते हैं कि 41 लाख से ज्यादा लोगों की एक फहरिस्त हुकूमत के पास है, जिसमें वो असासे जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो नाजायज हैं, उनको बगैर अदालत के जाए, बगैर कहीं और जाए, हम वसूली कर सकते हैं। खासतौर से बैंकों के डिपॉजिट आप ले लीजिए, कौमी बचत में जो इसके पैसे लगाए हैं वो ले लीजिए, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ले लीजिए, ट्रेजरी बिल्स ले लीजिए और दूसरे असासे। हम सवाल ये पैदा होता है कि जब ये कानून मौजूद है तो ये कानून से इनहराफ क्यों कर रहे हैं, जबकि मईशत तबाह है, सलामती को खतरा है। डॉक्टर साहब, लेकिन हम आज तक पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगा सके कि हम हमारे जो सेल है वो रिकॉर्ड हो सके, हम स्मगलिंग नहीं रोक सके, हम टबैको की इंडस्ट्री को नहीं वो कर सके, हम रियल एस्टेट को नहीं काउंटर कर सके, हम एग्रीकल्चर इनकम को नहीं ला सके। तो ये कैसे आप समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक बंदा बैठ के एफबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करके ये चीज़ कर सकेगा? देखिए, मैं आपसे, आपने बिल्कुल सही बात की। बात यह है कि पहले आपने जो इब्तिदाई कलमात कहे हैं, जो तबाह बर्बादी आ चुकी है उससे सलामती को खतरा है पाकिस्तान जी। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जिंदगियों का खतरा है। आप अवाम के ऊपर बोझ लादते चले जा रहे हैं, सरमाए का फरार करके रुपए की कदर गिरा रहे हैं। ये तबाही बर्बादी पाकिस्तान को कहाँ लेके जाएगी? तो पहले आप ये और कौम ये तस्लीम कर ले, हुकूमत कर ले कि अगर आज कानून पे अमल दरामद नहीं होता तो कभी नहीं होगा। तो स्मगलिंग की बात तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अफगानिस्तान में ट्रेड है, दूसरी चीजें आपके बिल में। लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूं कि जो अगर आप कानून तो आइन और कानून तोड़ते हैं चोरों को नवाजने के लिए, माजी में तोड़ते रहे, आज भी कानून तोड़ रहे हैं, माजी में आइन भी तोड़ा गया है, तो कानून सिर्फ चोरों को फायदा पहुंचाने के लिए। आज मईशत इतनी तबाहबाद हो चुकी है कि आप ये तस्लीम कर लें कि आईएमएफ के साथ जो उन्होंने दरखास्त पेश की है, अगर वो मंजूर हो भी जाती है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
रुपये की कदर गिरनी है। इसलिए अगर मुझे मुल्क की सलामती अजीज है, मैं किसी से कोई कुर्बानी नहीं मांगता। आप एक आदमी देखिए, एफबीआर आजकल आप सबको इल्म में है, आप रोजाना प्रोग्रामों में भी बात करते रहे, उन लोगों को जो ईमानदारी से टैक्स ले रहे हैं उन पर नोटिस भेज रहा है। कोई उनसे ये पूछा है, कोई ऐसा कानून है कि जिस आदमी के को आप नोटिस भेज रहे हैं, अगर आपकी दस्तावेज जो फाइल में चीज है उसके मुताबिक गलत है तो उसको पकड़ें। वो नोटिस तो जा सकते हैं, लेकिन चोर से ये नहीं कहा जा सकता कि आपके अकाउंट में जो 3 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं ये चोरी के हैं, आपने वेल्थ में डिक्लेयर नहीं किया, हम इस पर टैक्स काट लेते हैं। आप देखिए, कौमी सलामती कमेटी से फैसला करा दें। अगर ये नहीं, इनमें हिम्मत नहीं है, कौमी सलामती कमेटी में सर एक तरफ एफबीआर का कसूर है, लेकिन एक तरफ एफबीआर बेबस है, इसलिए कि देखिए ना, जो फैसला करने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, अब आपको भी याद होगा अभी 2 साल पहले जो है वो एक टैक्स आया था 6,000 रुपये का ट्रेडर्स पे, वो एक ट्वीट के जरिए जो है ख़त्म कर दिया गया था। अब ये इस तरह की जो हुकूमत वक्त में होंगे या पावर में जो लोग होंगे, तो उस पर फिर एफबीआर कैसे एक्शन लेगा डॉक्टर साहब? मोहतरम, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से और बहुत सोच समझ के आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश किए आपके नाज़रीन के लिए। मैंने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक कॉम्पिटेंट आदमी बिठा दें, उसका काम यही होगा। मैं बाद में क्यों कह रहा हूँ, देखिए बात ये थी, इस वक्त मामला कौमी सलामती का आ गया है, पाकिस्तान की बका का आ गया है, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के उनकी जिंदगी और मौत का आ गया है, उनकी सेहत और इलाज का आ गया है। ये सब कुछ बहा के ले जाएगा, मुझे खदशा है। मैं इसलिए जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि जब ये आदमी, अगर ये आप नहीं बिठाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि आप IMF आपकी हमारी बातें मान लेगा, उसके बावजूद सरमाए का फरार बढ़ेगा, पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, बिजली के नर्ख उसके बाद भी बढ़ेंगे। अब हमें ये सोचना है, इसीलिए मैंने कहा था कि कौमी जो है सलामती का मामला है, आप कौमी सलामती कमेटी से ये अप्रूवल ले लें और इस पर अमल दरामद कराएं, इसको डेली बेसिस पर कराएं। ये जो तमाशीबाजी हो रही है कि जो हमने ये कर दिया, हम स्मगलिंग रोकेंगे, अभी आपको पता है 15 दिन के बाद एक बयान आया है कि हम स्मगलिंग रोकेंगे, वजीर दाखिला का निगरान का। भाई वो छोड़ें, वो जरूर रोकें। मेरा कहना ये था कि आज नकद पैसे जो मुझे 1100 अरब रुपए से ज्यादा मिल सकते हैं उन चोरों से, अगर उन 11 चोरों से जिनके असासे मेरी दरख्वास्त में है, कौमी सलामती कमेटी के फैसले के तहत अगर दहशतगर्दी की जंग लड़ी जा सकती है, तो ये जंग पाकिस्तान की बका की, पाकिस्तान के 24 ये भी कौमी सलामती का मसला बन गया ना डॉक्टर साहब, ये भी अब सलामती का मसला है हमारी। बिल्कुल है, सलामती का है, पाकिस्तान की सालमियत का है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का है। और अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक में देखें तो उन्होंने हमसे बहुत आगे चले गए हैं और उन्होंने ऐसे ही इकदाम किए हैं जिसकी वजह से वो आगे आगे चले गए हमसे। वो अब ये कहते हैं कि जी हमारा हमसे अब मुकाबला नहीं रहा, क्योंकि हम तो चांद देखने पे लड़ते हैं, वो चांद पे पहुंच गए। देखिए हमारे पास सब कुछ है। मैं आपको बता दूं, वो 1994 में भारत गया था IMF के पास, उसके पास बाद नहीं गया। हमारे यहाँ जो है हर हुकूमत बेचैन रहती है, एमनेस्टी दें और IMF के पास जाएं और फिर IMF के आड़ में लोगों पर टैक्स लगाएं। मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अगर आज भी आप चोरों से पैसा वसूल नहीं करते, तो जो आपके खुद ही कह रहे हैं कि हमारी जो टैक्सों की वसूली है उससे तो सूद ही अदा नहीं हो रहा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब 2024 में आप दोबारा IMF के पास लंबी उसके लिए कर्जे के लिए जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर जो शराइत आएंगी, न्यू ग्रेड गेम को समझें, दुनिया में नई सरबंदी को समझें, दुनिया के अंदर नई सर जंग को समझें। और जो अमेरिका जो नोम चॉम्स्की ने जो कहा था, जो 100 साल का हो गया है, कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है। हम इतने बेबस क्यों हैं भाई? मेरा कहना यह था, इस जौहरी ताकत पाकिस्तान को बचाना है, जो जौहरी ताकत बिलों को इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए IMF के पास घुटनों के बल जाए और फिर निगरां वजीर खजाना गैर जरूरी बयानात दे दें, तो फिर आप ये समझिए कि हमारी सरमाए का फरार का, हमारी तो रेमिटेंसेस गिरी रही हैं। मैं अभी कहना नहीं चाहता, ये रुपया का फर्क जो है वो 25 रुपए का हो गया है, इसका मतलब ये अभी ये गिरना है। तो ये जो रेमिटेंसेस आपकी गिर रही हैं, आपके पास तालीम का बजट नहीं है, आपके पास टैक्स की वसूली नहीं हो रही, आवाम के ऊपर खाने का नहीं है, चीनी की जखीरा अंदोजी हो रही है, तो सवाल ये पैदा होता है कि सिम्टम्स को समझें। बिजली के नर्ख बढ़ाना जो है या कम करना, मसला है कि मईशत में जो अशराफिया की मईशत है उसमें गठजोड़ जो हो चुका है मुल्की और बैरूनी अशराफिया। लेकिन डॉक्टर साहब परेशानी कहीं नजर नहीं आ रही, अशराफिया जो है चैन की बांसुरी बजा रहा है, मतलब मोहतरम इसलिए चैन की बात बजा रहा है कि उनको ये पता है कि थोड़े दिनों के बाद ये हंगामा आराई होगी, उसके बाद जो है कुछ इंस्टॉलमेंट की कुछ छोटी मोटी कॉस्मेटिक फैसले होंगे, वो कॉस्मेटिक होने के बाद कुछ लोग जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और ये होगा जी वाह वाह,
और अवाम जो है जाके घर में बीवियों को पीटेंगे और बात में कहेंगे जी हुकूमत ने किस्तों में कर दी। मैं ये कह रहा हूं, मेरी गुजारिश सुन लें, अगर रुपए की कदर मजीद गिरनी है, अगर शरह नमू सुस्त रहनी है, अगर इस साल गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई बढ़नी है, इस साल तिजारती खसारा बढ़ना है, इस साल करंट अकाउंट का खसारा बढ़ना है, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, सरमाए का फरार हो रहा है, और आप तो फिर ये चीजें अगर हमें नजर नहीं आ रही, ये एक उमड़ता तूफान है, एक अजदहा है जो जौहरी ताकत पाकिस्तान और उसके जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ, उसकी सरहदों के खिलाफ, उसके मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ एक नई सफबंदी के तहत हो रहा है। न्यू ग्रेट गेम है ये। तो आज भी हम उसी तमाशे में लगे हुए हैं कि अशराफिया को नाराज ना करें, हम कैसे जो है ना स्मगलिंग रोक लें, हम कैसे चोरों के अकाउंट को फ्रीज कर लें। तो भाई आप जब एमनेस्टी दे रहे थे तब तो आपने कानून बना लिया था। मेरा कहना ये, हमारी कौम बड़ी जबरदस्त है। अगर ये कौम ये फैसला करती है कि हमें दहशतगर्दी की जंग में शहादतें देनी है, आवाम को भी और हमारे फौजी भी शहादत दे रहे हैं, कल भी एक मेजर की शहादत हुई है, सिपाही की शहादत हुई है, क्या आपने 80,000 आदमियों की कुर्बानी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। क्यों कामयाब नहीं हो रहे? क्योंकि आप इक़्तिसादी दहशतगर्दी अपनी कौम के साथ कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कभी कौमी सलामती कमेटी बैठे, इन गुजारिशात को वही निगरान के लोग जो पिछले, मतलब यही निगरान वजीर खजाना है जो 2018 में भी निगरान वजीर खजाना थे। उन्होंने उस वक्त आइन को तोड़ा था, आइन के 77 को तोड़ा था कि चोरों को फायदा पहुंचाएं। ये रिकॉर्ड पर है, बिजनेस रिकॉर्डर में। आपके ख्याल में अगर आप ये हम सही अपना किबला नहीं करेंगे तो जो तबाही है वो और हमारे सामने वो नश्ते दीवार हो गई है, लिखी हुई है दीवार पे। अल्लाह रहम करे, मैं कहना नहीं चाहता, अल्लाह ताला मेरे ऊपर, हमारे मुल्क पर रहम करे, लेकिन ये अंधे को भी नजर आ रहा है जो कुछ हो रहा है। लेकिन अगर पट्टी बंदी है अमेरिका की गुलामी की और अशराफिया की, दौलत की और इक़्तिदार की, रेल पेल की, चाहे निगरान हो चाहे दूसरे हों, तो फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा, एक अजदहा है जो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम और पाकिस्तान की सालमियत की तरफ बढ़ रहा है। हर एक को ये सोचना होगा ड्रामेबाजी, बयानबाजी छोड़ दें, सिर्फ अमली इकदाम करें। जिस तरह दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ फैसले होते हैं ताकत के इस्तेमाल के, इसी तरह से ये फैसले भी हो जाएं तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि 1 महीने के अंदर बिजली के नर्ख कम होंगे, पेट्रोल के नर्ख कम होंगे, रुपए की कदर जो है वो बेहतर होगी और पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। लेकिन अगर 24 करोड़ आवाम के लिए ये काम भी नहीं कर सकते कि कानून पर दरामद कर लें, तो फिर अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद हसन साहब। उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा देने चाहिए, किस तरह जो है हुकूमत को जाना चाहिए और कितनी सीरियस सूरत हाल है, कितनी इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। और उन्होंने कहा कि अगर हम इसको आज भी सीरियसली नहीं लेंगे, कुछ ऐसे फ़ैसले जो कि सख्त फ़ैसले होंगे वो नहीं करेंगे, और हमें अशराफिया जो है उनको हम सही तौर पर टैक्स नहीं करेंगे, उनके टैक्स नेट में नहीं लेके आएंगे, अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारी जो सूरत हाल है वो और ख़राब हो जाएगी। और जो हमारे आम पाकिस्तानी हैं उसके लिए जो है ज़िंदगी गुजर बसर करना जो है उसके लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाए। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे मेहमान से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। वो माशी हालात पे बड़ी वाज़ेह अंदाज में बात कर रहे थे। अब हमें ज्वाइन किया है हसन नईम साहब ने, टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। जो आजकल एक बहुत बड़ा मसला आया हुआ है कि बिजली के बिलों पे टैक्सेस की एक भरमार है और उसकी वजह से जो लोगों के लिए बिल अदा करना जो मुश्किल हो गया है, उनकी बिल की जो माहाना उसकी प्राइस है वो बढ़ गई है। तो ये किस तरह है और क्यों किया गया है, इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हसन, ये हम आज बात कर रहे हैं, जो आपने भी सुना होगा, ये बड़ा आजकल बात हो रही है कि बिजली के बिलों पे इनकम टैक्स भी है, सेल टैक्स भी है। तो कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और कानून क्या कहता है इसके में। देखिए, इनकम टैक्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्शन है और खाली नॉन फाइलर्स के लिए है। ठीक है। अब चैलेंज ये है कि नॉन फाइलर कौन है हमारे यहाँ, बिकॉज अगर हम डोमेस्टिक यूज़र्स की बात करें तो 3 तरह के हमारे पास यूज़र्स हैं। एक वो जो फाइलर्स हैं, अगर उनका नाम अपडेट है केई के सिस्टम में या कोई भी बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनी उनके सिस्टम में, उनके बिल पे उनका CNIC आ रहा है, तो उनके ऊपर तो कलेक्शन नहीं होगी। पर अब नॉन फाइलर्स की 2 किस्में, एक वो जो जिनको रिटर्न फाइल करनी है वो नहीं कर रहे, और दूसरे वो जो इस ब्रैकेट में आते ही नहीं है कि उनको रिटर्न फाइल करनी है। चैलेंज वहाँ पे आ रहा है कि जो लोग जिनके बिल इस एनहेंस रेट्स की वजह से 20-25 हज़ार से बढ़ जाता है और उनको फिर वो टैक्स देना पड़ता है। वो अच्छा, जब ये थ्रेशोल्ड लाया गया था उस वक्त जो पर यूनिट था वो 20-22 रुपये था, और आज ये 54 रुपये हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो 50,000 रुपये पहुँच चुके हैं मतलब वो लोग।
इनमें प्रॉब्लम यही हुई है ना कि आपने जब बिजली के रेट बढ़ा दी है तो बिल तो वो बैठे बिठाए जो है विदाउट एनी इंक्रीज इन दी कंजम्पशन। इवन दो उनकी इनकम नहीं है, मतलब टैक्सेबल इनकम नहीं है। एग्जैक्टली तो रेट्स की वजह से वो उनका बिजली का बिल बढ़ गया 25,000 से ऊपर, उनके ऊपर ये इसका निफाज हो गया इस विदहोल्डिंग टैक्स का। तो वो लोग यकीनन परेशान है और सही परेशान है, बिकॉज उनके ऊपर तो अदरवाइज टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। और ये सेल टैक्स भी है आसान, इस पे वो उसकी वजह जो है उसकी एक 18% की एक और लोगों पे बर्डन है। अब देखें सेल्स टैक्स पे तो कोई छूट नहीं है, वो तो सेल्स टैक्स तो कंपनी लगाएगी हर सेल पे जो जहाँ पे लॉ कहता है। नहीं, लेकिन वहाँ फाइलर और नॉन फाइलर और उसका कोई इनपुट तो आप ले नहीं सकते ना, आपको रिफंड मिलेगा उसका, तो आप पे वो कॉस्ट ही है वो आपकी। तो एज ए मैं इस वक्त डोमेस्टिक उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग हैं उनके लिए जो बिल है डोमेस्टिक बिल, उसके ऊपर जो है ये तो एडिशनल कॉस्ट है मतलब लोगों के लिए। देखिए वो तो हर जगह है ना, कहीं आप ये बिजली के बिल की सूरत में दे रहे हैं, अगर कहीं प्रोविंशियल की बात करें जो सर्विसेज आप यूटिलिटी अवेल कर रहे हैं वहाँ भी सेल्स टैक्स दे रहे हैं आप। जैसे टेलीफोन के बिल के साथ ये प्रोविंशियल सेल्स टैक्स चार्ज होता है, तो मैं अगर डोमेस्टिक यूजर हूँ तो मैं भी वो सेल्स टैक्स को दे रहा हूँ, तो कहीं फेडरेशन ले रही है, कहीं पे प्रोविंस ले रहा है वो। ये चैलेंज तो बिल्कुल है ये, क्योंकि वो कॉस्ट का ही पार्ट बनता है, वो उसका कोई एडजस्टमेंट का सवाल ही नहीं है इनपुट का, क्योंकि मैं तो किसी टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ ना, बीइंग अ डोमेस्टिक यूजर। तो आप इसको कैसे देखते हैं, मतलब ये जो सूरत हाल है। अच्छा, यूजली हमारे यहाँ विदहोल्डिंग जो है डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाने के लिए लाई गई, मतलब जब भी बात हुई तो कि डॉक्यूमेंटेशन होगी, डेटा आ जाएगा, वो उस पे तो कोई चीज़ पेशरफ नज़र नहीं आती कि कुछ लोग जो नॉन फाइलर हैं और शायद वो पहले भी इस लिमिट से थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होते होंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं, हमें कभी कोई ऐसी लिस्ट नज़र नहीं आई कि केसी के बिलों की वजह से लोगों को फाइलर कर दिया गया हो। तो देखें विदहोल्डिंग का तो पर्पज़ यही होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, मगर आपके यहाँ तो विदहोल्डिंग रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी ताज़ा मिसाल अगर आप देखें, जो री इंट्रोडक्शन हुई आपके मैरिज हॉल्स पे और ये बैंक्वेट्स वगैरह पे जब कलेक्शन आया था विदहोल्डिंग टैक्स का, जब वो फर्स्ट टाइम लाया गया था उन्होंने कहा था डॉक्यूमेंटेशन होगी इससे। फिर आपने देखा कि जी जितने लोग कलेक्ट कर रहे हैं उनमें से शायद 10% भी वो डिपॉजिट नहीं करवा रहे थे कलेक्ट करके, तो उन्होंने फिर ख़त्म कर दिया वो विदहोल्डिंग टैक्स का, इसको फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। अब वापस री इंट्रोड्यूस किया उन्होंने लास्ट फाइनेंस एक्ट में कि जी अब उसका पर्पज़ यही है कि उससे कलेक्शन में इनका इजाफा होगा। सेम गोज विद कलेक्शन फ्रॉम बैंक्स, जो 236P एक ज़माने में था, 231AA लेके आए वो कि जी कैश विड्रॉल अगर 50,000 से एक्सीड करेगा तो उस पर लेंगे। फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जी फाइलर से नहीं लेंगे, फिर किसी से नहीं लेंगे। अब वो वापस ले आए। इसका मकसद कतई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन है, अनफॉर्चुनेटली। तो मतलब किसी जगह भी हम और आप देख रहे हैं 1991 से डॉक्यूमेंटेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आया विदहोल्डिंग से। सर अगर इम्पैक्ट आता, आज आप देखें एंड आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो FBR की कलेक्शन है सालाना, उसमें अराउंड 70% जो है विदहोल्डिंग से कलेक्ट हो रहा है। अगर 70%, आज हम बात कर रहे हैं टारगेट है 9 ट्रिलियन प्लस का, अगर उसका 70% विदहोल्डिंग से आना है तो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो उनको ज़रूरत ही नहीं है ना किसी किस्म की पेशरफ्त करने की, ना विल है ना वो चाहते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होगी तो फिर उनका ही काम बढ़ेगा, फिर उनको मजीद नए एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे उसके लिए। अच्छा, अगर हम डोमेस्टिक यूजर के बिल को डायग्नोस करें तो दो सेगमेंट्स हैं, एक इनकम टैक्स और एक सेल टैक्स। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो वहां तो ये एक क्लियर बात है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको जो है वो टैक्स लगेगा 7.5%। लेकिन जहां पे अगर मैं सेल टैक्स की बात करूं तो वहां फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, आपको 18% आप पे जो है सेल टैक्स लगेगा। तो क्या ये जीरो रेटेड नहीं किया जा सकता? देखिए एक जैसे आप 300 यूनिट्स की बात करते हैं, अमूमन 300 यूनिट्स तक आप रेट्स भी ऐसे इंक्रीज नहीं करते। वहाँ तो आप ये सोच सकते हैं कि आप, क्योंकि वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वो है जो वाकई ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। वहाँ पे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस तरफ ये एक तो रेट्स इनके कम करे, प्लस ये सेल्स टैक्स वहाँ कलेक्ट ना करे। बिकॉज देखिए ना वो बिल भी कितना होगा, उससे कितना सेल्स टैक्स आप जमा करेंगे। लार्ज कंज्यूमर जो है वो तो आपका भी जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर ही क्लास है, वहाँ से आपको आना चाहिए ना, तो वहाँ पे आप लगाने लगाइए वहाँ पर आप सेल्स टैक्स। लेकिन एक थ्रेशोल्ड तो कम से कम रखें कि भाई मिनिमम इतनी यूसेज पे हम सेल्स टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे उस यूज़र से, और इनकम टैक्स का भी यही होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखना चाहिए ताकि जो वनरेबल लोग हैं उनको जो है ना और बर्डन ना किए जा सके, क्योंकि महंगाई इतनी रैम्पेंट है। आप हर रोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल एक पैकेज बन गई है और आदमी के लिए एक बहुत तकलीफ दह सूरत हाल हो गई है।
एब्सोल्युटली अनवर। जी। अच्छा, अगर हम इसको देखें, कमर्शियल बिल्स को भी देखें, तो हमारे यहाँ वहाँ भी बहुत सारी, और इसमें एडिशनल लेवी, ये जो बिल्स हैं इसमें एडिशनल लेवीज और दूसरी चीज़ें भी लगती हैं जो कि फ्यूल सरचार्ज और ये चीज़ें भी, ये भी जो है लोगों के लिए बर्डन बनती है। लेकिन अगर हम कमर्शियल उसमें देखें तो पाकिस्तान में कमर्शियल पे भी लोगों के लिए बहुत बड़ा बर्डन बन गया और इससे इंडस्ट्री इफेक्ट कर रही है। फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, सेल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स। तो ये मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हुकूमत कोई वाइस अप्रोच अडॉप्ट करेगी और इसको कंसीडर करेगी इस चीज़ को? देखिए, इस वक्त तो जो हमें नज़र आ रहा है, आप IMF के डिक्टेट्स पे मजबूरन काम कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो जो आपने उनसे एग्रीमेंट किया हुआ है आप उसको फिर किस तरह फॉलो करेंगे उसको। तो मेन एक चैलेंज तो ये है। लेकिन इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है दैट इज़ द बिगेस्ट एलिमेंट। आप जितनी कॉस्ट बढ़ाएंगे इंडस्ट्री उतना ही इफेक्ट होगी उससे। तो ये तो गवर्नमेंट के लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी तरीके से कॉस्ट का एलिमेंट कम से कम करें, जो टैक्सेस वो कम कर सकते हैं वो करें। बट मैं समझता हूँ कि उस स्टेज तक आने के लिए पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे ये चीज़ें फिर बाद में देखी जाएंगी। ये प्रायोरिटी बहरहाल होनी चाहिए, बिकॉज आप इंडस्ट्री अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो उसका नतीजा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपकी इंडस्ट्री नहीं होगी। तो हम एक ट्रेडिंग स्टेट बन के हम जिंदा नहीं रह सकते कि आप खाली आप चीज़ इंपोर्ट करें, सेल करें और इस तरह से आप करें। ये जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, ज़राअत पे तवज्जो नहीं देंगे, आप कभी भी इस विशियस सर्किल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो ये अब अगर हम बात करें कि अब चलें ये सूरत हाल है, अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ जो इस वक्त टैक्स के कलेक्शन हो रही है, ये तो किसी तरह भी पाकिस्तान को सस्टेनेबल नहीं बना सकेगी। हम लोन्स, ग्रांट और इसी पे चलते रहेंगे। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है, इतना आपने इस टैक्स के हवाले से चीज़ें आपकी नज़र में हैं, तो क्या कुछ ऐसा कोई हुकूमत को रास्ता दिखाया जा सकता है? कोई 2-3 चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हुकूमत करे तो कुछ रेवेन्यू इंक्रीज़ करे और चीज़ें जो बेहतर की तरफ जाएँ? देखिए अनवर, कितने एवेन्यूज़ आपके सामने हैं जिस पे हमेशा बहस होती है। आप भी इस पे बात करते हैं, दूसरे लोग भी बात करते हैं। आप टैक्स नेट को तो ब्रॉड करें सबसे पहले। जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं सेक्टर जहाँ पर एक्टिविटी है और जहाँ पर ह्यूज प्रॉफिट्स हैं, वहाँ पर तो आप टैक्स नहीं ले रहे हैं। रियल इस्टेट एक उसकी एक बड़ी मिसाल है। दुनिया में कहीं पर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती कैपिटल गेन के ऊपर, अगर आपने रियल एस्टेट से कैपिटल गेन अर्न किया हो, चाहे ज़ाती मकान बेचा हो या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो। ठीक है। हमारे यहाँ तो शुरू से ही वो सेक्टर को ऐसा आपने मुकद्दस बना के रखा, उसकी जो भी वजह थी, और आज भी हम उसी पे देख रहे हैं कि एक तो वो सेक्टर आप, मैं तो समझता हूँ कम्प्लीटली बाहर है वो सेक्टर टैक्स नेट से। ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम उसको तो हाथ लगाना ही नहीं चाहते। ठीक है सर, तीसरी चीज़ सर, हमारा जो आम बिजनेसमैन है, टैक्स में कंट्रीब्यूशन क्या है उस बिजनेसमैन का? आप पिछले साल आप 3,000 रुपये महीने का आप एक टैक्स लेके आए थे जो कहता था कि जब अगर अभी 3,000 पे कर देंगे तो ना आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा ना सेल्स टैक्स लिया जाएगा। मतलब इतनी अच्छी स्कीम तो किसी के लिए हो ही नहीं सकती। 36,000 रुपये साल के आप दे के, और आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आप सेल कितनी कर रहे हैं और कितना आप पैसे कमा रहे हैं। आपको हम उस तक को तो इम्प्लीमेंट अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाए। सही है। सिर्फ बिल ना होने की वजह से। सही है। सर, ब्रॉडनिंग पे काम शुरू करें। टाइम लगेगा सर, 2 साल 3 साल आपकी बिल होगी तो इसका नतीजा मुस्बित ही निकलेगा, इसका नतीजा मनफी नहीं निकल सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपका वाज़ेह आपकी बात आ गई कि आप तवज्जो दें, ब्रॉडनिंग पे पूरे फोकस करें। वो लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है, 1 साल का नहीं, 6 महीने का नहीं, 2 साल का, 3 साल का, लेकिन एक आप रास्ता एडॉप्ट करें जिसमें बात हुई कि रियल एस्टेट बहुत मेजर वो है, ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर आप देखें, एग्रीकल्चर है, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन काम करने के लिए सही पॉलिसी चाहिए, क्लियर हेडेड आपको होना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। पाकिस्तान को जो है वो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है, और टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है उन एलीट क्लास से जिनके पास पाकिस्तान में पैसा बहुत है, और जिसके बारे में IMF भी कहता है कि हम जो बात करते हैं कि टैक्स रिकवरी की, टैक्स लगाने की, वो पाकिस्तान की एलीट क्लास पे करते हैं, हम वनरेबल लोगों पे नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि टैक्स निज़ाम सही तरह अपना प्रोडक्टिव हो, वो कलेक्शन वहाँ से करे एलीट लोगों से, और जो है आम आदमी पे लगे। अगर आपकी डोनर एजेंसी को भी इस बात का एहसास है तो आपको क्यों नहीं है? और हमें हुकूमत वक्त को, हुकूमत जो आने वाली हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को जब तक सही नहीं करेंगे, हमारे सामने मिसालें हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक की मिसालें हैं, हमारे डेवलप कंट्रीज़ की मिसालें हैं, जिन जिन लोगों ने टैक्स निज़ाम को सही किया है, ऑटोमेटिकली वो स्टेट जो हैं वेलफेयर स्टेट बन गए हैं। लेकिन टैक्स निज़ाम, हम हमेशा कहते हैं, मुनसिफाना टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान।